और अब बात करेंगे खबरों की, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की मस्जिदों को लेकर इस तरह की टीका टिप्पणी न केवल इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, बल्कि समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देना भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि मस्जिद जहां भी बनाई जाती है वो साफ सुथरी जमीन होती है, वह जांच पड़ताल करके मस्जिद तामीर की जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का ये कहना कि भारत में जिस मस्जिद को खोदोगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा, उनका ये बयान घोर निंदनीय है। मुसलमान उनके बयान का विरोध करता है। मौलाना ने आगे कहा कि इतिहास में बहुत सारी बातें बताई हैं, एक दो मस्जिद को छोड़कर बाकी भारत में बनी हुई तमाम मस्जिदें साफ सुथरी जमीन पर हैं। कोई भी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा और ना ही शरीयत की बातों को जानते हैं। शहाबुद्दीन रजवी ने शरीयत के हवाले से स्पष्ट किया है कि मस्जिद बनाने के लिए जमीन पर कब्जा करके या फिर सरकारी जमीन या जिस पर मालिकाना हक ना हो तो उस पर मस्जिद का निर्माण नहीं कराया जा सकता। शरीयत ने मस्जिद के निर्माण के लिए स्पष्ट आदेश दिए हैं कि उसको पढ़ना चाहिए। बोलने वालों को भी उन उसूलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिल्ली सरकार 31 मई को अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस दिन एक कार्यक्रम रखेंगी, जहां सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना पर अपनी प्रगति रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस साल हुए विधानसभा चुनावों में जीत के साथ ही 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी रैली में दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का बड़ा वादा किया गया था। सीएम रेखा गुप्ता अब 31 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करने जा रही हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने इन 100 दिनों में आयुष्मान योजना को लागू करने का श्रेय लिया है। सरकार की माने तो इसके तहत दिल्ली के 30 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, जबकि 70 साल के बुजुर्गों का इलाज भी मुफ्त में किया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 9 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही यमुना नदी की साफ सफाई एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार ने कहा कि यमुना में फेरी और क्रूज चलाने के लिए MOU हो चुका है। साथ ही 27 नए STP प्लांट बनाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अपने रिपोर्ट कार्ड में पॉल्यूशन के सॉल्यूशन का ब्यौरा भी रखा जा सकता है। वहीं एक ही परिवार के 7 लोगों ने गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सभी का शव गाड़ी में पड़ा मिला, जहां पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। शहर के सेक्टर 27 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कर्ज के बोझ तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 2 दंपत्ति, 3 मासूम बच्चे और एक ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। कार से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे बच्चों को परेशान किया जाए। सूत्रों ने बताया कि प्रवीण मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रेवल का कारोबार शुरू किया था, जो चल नहीं पाया। उसमें उनको भारी घाटा हुआ। इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया था। हालात इतने खराब थे कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर रात तक पुलिस जांच में जुटी रही कि परिवार कहां का रहने वाला है। हालांकि गाड़ी देहरादून RTO में रजिस्टर है और RC के अनुसार उसके मालिक का नाम गंभीर सिंह नेगी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार सुरक्षा बल की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। अब इसी बीच विशेष अभियान के तहत 2 इनामी नक्सलियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और न्यायालय में पेश किया है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है नक्सलवाद के खात्मे की। वहीं धरातल पर इसका असर देखने को भी मिला। लगातार सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ या फिर गोलीबारी की खबरें सुनाई या फिर सामने आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ग्रामीणों की हत्या में शामिल रहे 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। DRG ने संयुक्त अभियान के तहत इन नक्सलियों की गिरफ्तारी की। दोनों ही नक्सली काफी दिनों से फरार चल रहे थे। फिलहाल थाना जोगरगुंडा में कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी, जिसके चलते बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नक्सलियों का खात्मा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसी अभियान के तहत पकड़े गए 2 नक्सलियों से लगातार पूछताछ की जा रही है।
आपको बता दें कि पकड़े गए नक्सलियों की वजह से पूरे जिले में दहशत का माहौल था। फिलहाल दोनों ही नक्सलियों को गिरफ्तार कर विशेष माननीय न्यायालय दंतेवाड़ा के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड मिलने पर जेल भेजा गया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक अस्पताल में देर रात लिफ्ट दूसरे फ्लोर पर ही बंद हो गई। करीब 30 मिनट तक लोग फंसे रहे। कई बार अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों से बात भी की गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां देर रात अस्पताल की लिफ्ट अचानक रुक गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला सहित 16 लोग करीब 30 मिनट तक फंसे रहे। इस घटना का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फंसे हुए एक युवक ने अपनी आपबीती सुनाई है। युवक ने वीडियो में बताया कि पिछले आधे घंटे से हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं। हमने मैनेजमेंट को शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि लिफ्ट का ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस सिस्टम फेल हो गया है और अस्पताल प्रबंधन और सिक्योरिटी की ओर से समय पर कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। ये घटना आपको बता दें कि बिसरख क्षेत्र के यथार्थ अस्पताल में हुई है, जो एक प्रतिष्ठित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। सेंट्रल नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और इसी बीच घायल बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। नोएडा के थाना फेज 2 में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, वहीं इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड के लिए डेटा अन्य जिलों और राज्यों को भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि ये राह चलते लोगों से मोबाइल स्नैचिंग का काम करता है। इसने अब तक कई वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का दावा है कि पकड़ा गया बदमाश शातिर, लुटेरा और चोर है। पुलिस को शातिर बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी के 4 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। वहीं पकड़ा गया बदमाश अपने साथी के साथ मिलकर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और इसकी उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। यूपी पुलिस के इसी अभियान के तहत अमरोहा के डिडौली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर कासिम जख्मी हो गया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बंद पड़े ईट भट्टा परिसर में गोकशी करने की फिराक में घूम रहे हिस्ट्री शीटर कासिम उर्फ पेप्सी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। बदमाश की गोली से सिपाही हिदायत अली घायल हो गए हैं, जबकि एक कांस्टेबल के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। पुलिस ने घायल हिस्ट्री शीटर के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक और कटान के उपकरण बरामद किए हैं। तभी उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। कासिम उर्फ पेप्सी